आ रहा है हमारा कंप्लाइंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लोन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर का लोन से रिलेटेड आपने कोई कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है? डायरेक्टर्स का पार्ट शायद आप लोगों की नहीं आया होगा इंटर में, वो फाइनल में आएगा। तो डायरेक्टर्स को कंपनी लोन देने के भी, कंपनी लोन कब दे सकती है, कितना दे सकती है, उसके क्या है, कुछ नॉर्म्स है। तो ऑडिटर को यहाँ पे केवल इतना रिपोर्ट करना होता है कि आपने कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस गिवन है उन नॉर्म्स को कंप्लाई करते हुए ये लोन और लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी कुछ भी डायरेक्टर के लिए दिया है ना, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी एक्ट की कंप्लायंसेस आपने पूरी करी है ना, वेदर द कंपनी हैज मेड कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस गवर्निंग सच लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटीज। ओके, इससे ज्यादा कुछ भी। नाउ कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, हम पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। तो ना पब्लिक डिपॉजिट के लिए आपने सेक्शन पढ़े होंगे, सेक्शन 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये तो पढ़ा होगा। इस पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा है? रिप्लाई। ओके, तो आपने सेक्शन ये पढ़े होंगे आपके इंटर के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो उसके अंदर जो भी आप लोगों ने प्रोविजंस पढ़े हैं, उन प्रोविजंस की कंप्लायंस हुई या नहीं हुई, वो हमें पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखना होता है, चेक करना होता है और उसका रिपोर्टिंग करना होता है। अगर आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस करी है कंपनीज एक्ट के साथ में, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, जो सेक्शन से उनको फॉलो नहीं किया, तो उसका रिपोर्टिंग हमारे यहाँ पे जाता है, ठीक है। हम जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर सिर्फ क्या लिखते हैं कि लॉज और रेगुलेशन आपने कंप्लाई किए या नहीं किए। इस कारों के अंदर जो हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, इनका इन डेप्थ चेकिंग हमें करना होता है कि ये सारे पॉइंट्स आपने एज पर एक्ट किया या नहीं किया, और वायलेशन हुआ तो हम यहाँ पे क्लियरली स्टेट करते हैं कि यस, ये वायलेशन आपने किया है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड, अगर आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की लाइबिलिटी आती है, किन कंपनीज के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की लाइबिलिटी आती है, जिनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। जिन कंपनीज का टर्नओवर, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, प्राइवेट, पब्लिक, कोई सी भी कंपनी हो, अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है और आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स गिवन है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स गिवन है, उसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ही आ जाते हैं। अगर आप उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको क्या मेंटेन करने होते हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब मटेरियल का रिकॉर्ड, लेबर का रिकॉर्ड, ओवरहेड्स के रिकॉर्ड, इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो ऑडिटर को यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करना होता है कि वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड। सिंपल सा है ना। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम पर्पस से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है ना। डिपॉजिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, लाइक टीडीएस हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, जो हमने डिडक्ट किए हैं और हमें क्या करने होते हैं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने होते हैं, जीएसटी है, ये सारी स्टैट्यूटरी ड्यूज आपने टाइमली डिपॉजिट करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर भी एक प्रोविजन है कि आपको बैलेंस शीट डेट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं उनको डिपॉजिट करवाना कंपलसरी होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर को चेक करनी होती है, वेदर दी कंपनी हैज रेगुलरली डिपॉजिटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, आर एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months as on the balance sheet date. In case of any disputed statutory dues, the amount of such dues, the firm before whom the dues are litigated. कोई statutory due है
जो हमें डिपॉजिट करवाना है बट उसका कोई क्लेम चल रहा है ना, कहीं पे भी ट्रिब्यूनल में चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, तो उसका अमाउंट हमें यहाँ पे स्टेट करना होता है कि वो हमने अभी तक क्यों जमा नहीं कराया, कितना अमाउंट है, कौन सी कोर्ट के सामने हमारा वो केस चल रहा है। ओके, अनरिकॉर्डेड इनकम, क्या कोई ऐसी इनकम है जो अनरिकॉर्डेड थी, है ना, और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में भी आ गई है ना, आपने उसको सरेंडर कर दिया, या फिर कोई अमाउंट हमारे ऐसे पकड़ में आई क्या कि वो अनरिकॉर्डेड या अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना होता है। अनरिकॉर्डेड या अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है, जैसे जो 2 नंबर का अपन काम करते हैं, कोई डिविडेंड आ रहा है आपके पास में, है ना, वैसे तो डिविडेंड बैंक में आता है, वो 100% रिकॉर्ड होगा ही होगा ना, बट कोई ऐसी अनदर इनकम है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम उन लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट फॉर नहीं किया है, और आप कोई सेल कर रहे हो, उसकी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे, मतलब 2 नंबर के काम कर रहे हो, और इस टाइप की कोई इनकम है क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, उसके बारे में आपको पॉइंट नंबर 8 के अंदर डिस्क्लोजर देना होता है ऑडिटर को। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो ऊपर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, वहां पे हमने लोन दिया था और कोई बंदा हमारा लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम वहां पे क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। यहाँ पे हमने किसी से, बैंक से या गवर्नमेंट से या डिबेंचर होल्डर्स से पैसा लिया हुआ है, अब हम उन्हें टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे देनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ बोरोइंग, कितना पैसा लिया हुआ है हमने, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट अनपेड ऑन द ड्यू डेट, कितना पैसा हमने नहीं किया है, इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले, कितना टाइम डिले हो गया, और ऑडिटर का रिमार्क। इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, देंगे। यस वर्षा। मैम एक बोरोविंग के लिए इनकम टैक्स में था ना कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पर्सन को लोन देती है तो उसको ना वो माना जाएगा डीम डिविडेंड, और उस कंपनी को सीडीटी देना पड़ेगा। तो मैम ये भी आएगा कि डायरेक्टर को देना। इनकम टैक्स के प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि आपने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, वो लोन का रीपेमेंट आपने किया या नहीं किया, ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखानी है। और जो ऊपर थी हमारा पॉइंट रिलेटेड टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम, वो आप उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे होंगे, वहां पे भी इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे नॉर्मल सा मतलब है अनरिकॉर्डेड इनकम का, कोई इनकम है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर कंपनी, ठीक है। डीम्ड इनकम वाली बात नहीं आती है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर डीम्ड इनकम नहीं चलता है, रियल इनकम ही हम मानते हैं अकाउंट्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग चेक कर रहे हैं, तो टैक्सेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नॉर्मल जैसे कोई सेल है ना, मान लो 10 सेल बिल है, आपके बीच में से मिस थे, आपने कहा ये तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है, आपने कुछ भी ऑडिटर को कहा, बट ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं था, उसने चेकिंग किया तो रियल में ये अनरिकॉर्डेड इनकम थी, आपको रिकॉर्ड करना था बट आपने रिकॉर्ड किया नहीं, ठीक है। या फिर मान लो टैक्स रेड पड़ती है, सबने सुना होगा रेड पड़ती है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमारे यहाँ पे सर्वे करने आती है ना, सर्वे करते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पता चलता है, क्योंकि वो हर तरह से छानबीन कर सकती है, आपकी कोई भी कबर्ड ओपन कर सकती है ना, कुछ भी कर सकती है, ऑडिटर इतना सब कुछ नहीं कर सकता। तो ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है क्या कि आपके पास में करोड़ ऑफ रुपीस का अनडिस्क्लोज्ड इनकम था, आपने इतना इनकम अर्न तो किया बट आपने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं किया, ऐसा कोई इनकम है क्या जो टैक्स अथॉरिटी ने कहा और आपने उसका असेसमेंट नहीं हुआ, आपने उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। नाउ क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये हमारे बोरोइंग से रिलेटेड वही
कि आपने डिफॉल्ट किया क्या, हैज द कंपनी डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, आपने कोई भी डिफॉल्ट किया कि लेंडर से पैसा लिया वापस से रिटर्न नहीं किया, आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसी पर्पस में आप यूज ले रहे हो ना, फंड्स को कहीं डाइवर्ट तो नहीं कर रहे, जैसे लॉन्ग टर्म लोन लिया और उसे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आप यूज में ले रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कर रहे आप। तो हैज द कंपनी यूज्ड फंड्स फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, इसमें ये लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप यूज ले रहे हो। रिवर्स भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया और शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए आप उसे क्या ले रहे हैं, यूज ले रहे हैं। Has the company raised any money from any person or entity for the account or for to pay the obligation of its associate, subsidiary or joint ventures? ऐसा तो नहीं है कि आपने लोन लिया अपने नाम पे और आप आपकी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर के नीड्स उसके ऑब्लिगेशंस का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई लोन लिया और सिक्योरिटी सब्सिडरी एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर की सिक्योरिटी हेल्प प्लेज पे रख रहे हो, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब सारी चीजें आपके नाम से होनी चाहिए, आपके लिए होनी चाहिए, आप उसका एंड यूज अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसका रिपोर्टिंग जाता है। सिंपल सी चीजें, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। फंड्स रेज्ड एंड यूटिलाइजेशन, सिंपल सा, हमने जो इक्विटी और डेट का रेज किया है, अब मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्पस से। जो भी हमने फंड्स रेज किए इक्विटी और डेट के डिबेंचर से, वेदर इट इज यूज्ड फॉर द एंड पर्पस प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस और नॉट, है ना, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं हम उनके लिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे शो करनी होती है। देन फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेन्स, विसल ब्लोअर कंप्लेन्स क्या होती है ये समझा देती हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को पता है या फिर कोई भी ऑफिसर है, कोई भी बंदा है, उसको पता है कि मेरे से सीनियर बंदा या मेरा कोई कॉलीग मेरे कंपनी के अगेंस्ट में कोई वर्क कर रहा है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है और उसकी नॉलेज मेरे को हो गई। जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हूँ, मुझे पता चल गया कि आप उसी कंपनी में मेरे साथ में काम करते हैं और आप कोई गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट मुझे राइट देता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, आपके लिए विसल ब्लो कर सकती हूँ, मतलब आपकी पोल खोल सकती हूँ कि आप इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, ओके। तो नाउ ये मैं जाकर के किसको कहती हूँ, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को कहती हूँ। ऑडिट कमेटी क्या होती है वो हम इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसके बंदे को जाकर के मैं सारी सच्चाई आपकी बता देती हूँ। तो ऐसा सिस्टम कंपनी को अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए कि विसल ब्लोअर्स कंप्लेन आकर के डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। देन उसे सेफगार्डिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि मान लो मैंने किसी सीनियर मैनेजर की कंप्लेन कर दी कि ये फ्रॉड कर रहा है, आपने उस सीनियर मैनेजर को निकाला नहीं, आप सिर्फ उसके अगेंस्ट क्या ले रहे, कोई एक्शन ले रहे, आपने बाहर नहीं निकाला उसे। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मान लो उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा आपको, तो आपने उसे नहीं निकाला, तो अब वो मेरे से सीनियर पोजीशन में, तो वो मेरा क्या करेगा, हैरेसमेंट करेगा, मुझे ज्यादा वर्कलोड देगा। तो अब कंपनी के अंदर क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि मुझे सेफ गार्डिंग मिलेगी, मेरे ऊपर अननेसेसरी वर्कलोड ना आए, मेरे ऊपर कोई एक्शंस ना ले मेरा सीनियर मैनेजर की हर बात में मुझे सुनाने लग जाए, चिल्लाने लग जाए। तो इस तरीके से सिस्टम्स रहते हैं कंपनी के अंदर। तो ये वही पॉइंट है कि फ्रॉड और विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स के लिए जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ओके। कैसे आप कंप्लेंट्स को कंसीडर करते हैं। देन कंप्लाइंस बाय निधि कंपनीज, निधि कंपनी एक अलग ही होती है, नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ रही हूँ मैं ये पॉइंट टोटली, ठीक है। निधि कंपनीज के लिए अलग अलग आपको ये टाइम लिमिट्स कुछ रेशोज और दिए हुए हैं कि ये सब निधि कंपनी के अंदर मेंटेन होने चाहिए। तो ये केवल तब एप्लीकेबल होगा जब हम किसी निधि कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देन कंप्लाइंस ऑन द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टी का एक सेक्शन गिवन है कंपनीज एक्ट में, वो सेक्शन आप कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी होती है। देन इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल ऑडिट
आप सिस्टम आपकी कंपनी में है या नहीं है, कौन बंदा उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी होती है। सारी चीजें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इतना फास्ट दे रही हूँ। कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो कौन कौन से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शो करनी होती है। ओके, ये आरबीआई के कुछ एक्ट हैं, एक्ट के नॉर्म्स हैं, उनको आपने कंप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये कौन सी कंपनीज के लिए आएंगे, नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज के लिए आएगा। ठीक है, मतलब बैंकिंग कंपनी के साथ में हमारे कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी के साथ में, तो उस बैंकिंग कंपनी के पास में वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप ऐसे ही किसी के साथ तो नहीं कर रहे हो, तो वो रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे हमारे। कैश लॉसेस हमें कोई हुए ड्यूरिंग द ईयर तो वो सारे पॉइंट्स आएंगे। जस्ट 5 मिनट्स, लास्ट 3 ही पॉइंट बचे हैं आपके। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है ना, जैसे मैं हूं, मेरे से पहले कोई और बंदा आपने अपॉइंट किया था बट वो छोड़ के चला गया आपकी ऑडिट असाइनमेंट, तो वो क्यों छोड़ के गया, उसका रीजन हमें यहाँ पे देना होता है। मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर टू फंड्स यहाँ पे दिखाने हैं, चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आप छोड़ भी सकते हैं। और अब जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है क्या उसने इन अदर ग्रुप कंपनी। जैसे मान लो, ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लो बस, फिर एंड है हमारा आज का सेशन। मेरे 4 ग्रुप कंपनी है, जैसे मैं होल्डिंग हूं, मेरी कोई सब्सिडरी है, एसोसिएट है। ठीक है, नाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते, चारों कंपनीज का मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या कोई एडवर्स रिमार्क आ रहा है क्या, उसका रिपोर्टिंग हमें यहाँ देना होता है। एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क आ रहा है क्या, वो हमें यहाँ पे देना होता है। या फिर किसी सिंगल कंपनी का मेरी सब्सिडरी के ऊपर या मेरी एसोसिएट के ऊपर जिन ऑडिटर्स ने ऑडिट किया, क्या उन्होंने कोई एडवर्स रिमार्क दिया क्या, उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे देना होता है। तो सिंपली ये जो सेशन है आज का हमारा कारो, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा ना तो एग्जाम में पढ़ के जाना, कभी फ्री बैठे रहो या टाइम पास करना है तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इनको कुछ भी पढ़ने की नीड आपको नहीं है, केवल ये ऊपर के 3 पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है। टैंजिबल इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गिवन से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ एक बार मुझे पढ़ाना था क्योंकि हाँ मॉड्यूल के अंदर गिवन है, बाकी आपकी कुछ भी नहीं आएगा। ओके, आज का सेशन नो डाउट बहुत ही बोरिंग रहा, मुझे भी पता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्टिंग के 5 मिनट से एक ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करने में लेंगे, फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।